नमस्कार, आपके साथ में हुरमान अलवी और आप सभी दर्शकों का आपके अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। रोज सुबह हम आपके साथ खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई नई जानकारी लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, मुर्गी पालन को आप कम पूंजी और थोड़ी सी मेहनत लगाकर आसानी से कर सकते हैं। अगर आप बैकयार्ड मुर्गी पालन शुरू करने जा रहे हैं तो इसके लिए प्रतापधन नस्ल का पालन करना लाभकारी है। तो आप किस प्रकार से करें मुर्गी की प्रतापधन नस्ल का पालन और ये किस प्रकार से आपके लिए उपयोगी है, चलिए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र बीकानेर के वैज्ञानिक डॉक्टर उपेंद्र कुमार से। मुर्गी पालन में हमने एक ये प्रतापधन ब्रीड जो उदयपुर से निकली है, एमपीटी से निकली है, उसके डे ओल्ड चिक्स यहाँ पे लाए थे और उसके किसानों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बैकयार्ड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी फायदेमंद है। मुर्गी पालन को लाभकारी बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर मुर्गी पालन क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिक लंबे समय से प्रयासरत थे। इन वैज्ञानिकों ने मुर्गी पालकों से राय ली, उनकी समस्याओं को समझा और एक विस्तृत सर्वे से निष्कर्ष निकाला कि अगर मुर्गी की एक उन्नत संकर नस्ल विकसित की जाए तो मुर्गी पालन के प्रति किसानों की रुचि बढ़ाई जा सकती है। सर्वे में उन्नत नस्ल की मुर्गी विकसित करने के लिए कुछ खास बातें सामने आई, जैसे मुर्गी बहुरंगी होनी चाहिए, उसकी टांगे लंबी और पंख मजबूत होने चाहिए ताकि वो खुद को अपने शत्रुओं से बचा सके, घर के आसपास घूमकर अपना पेट भर सके, जिसमें बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता अन्य मुर्गियों से अधिक हो, साथ ही जो भूरे अंडे दे तथा उसमें अंडे सेने की क्षमता हो। बैकयार्ड मुर्गी की उन्नत प्रजाति तैयार करना एक उद्देश्य था। यहाँ केवल देशी मुर्गियों का मुख्य रूप से पालन किया जाता है। अंडों की उत्पादन क्षमता बहुत कम है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने ये सर्वे किया कि इस तरह की मुर्गी का विकास किया जाए जो अंडे भी दे और साथ ही मांस भी अधिक दे, जिससे मांस की उपलब्धता बढ़ जाए। वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से मुर्गी की 3 नस्लों के क्रॉस से द्विकाजी उन्नत नस्ल विकसित की, जिसका नाम रखा गया प्रतापधन। जो ये बैकयार्ड के लिए पोल्ट्री के लिए ये प्रतापधन है, इसके लिए 3 ब्रीड हैं। 3 ब्रीडों को मिला के इसका ये नई ब्रीड निकाली थी। इसके अंदर ब्रॉयलर जो मीट पर्पज के लिए काम में आता है, देसी, इसके साथ में इसका देसी से क्रॉस कराया गया है। देसी के साथ में एक RIR ब्रीड है, उसका क्रॉस कराया है। तो RIR ब्रीड का इसलिए कराया कि इसका देसी का जो एग प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। तो इसका एग प्रोडक्शन पर ईयर 160 इसके एग प्रोडक्शन है, बाकी देसी का 50 से लेकर 60 तक एग प्रोडक्शन रहता है। तो ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी ब्रीड है। प्रतापधन की इस मुर्गी की अनेक विशेषताएं भी हैं, जैसे ये मुर्गी ग्रामीण क्षेत्र में घर के आंगन में आसानी से पाली जा सकती है। इसके बहुरंगी होने के कारण ग्रामीण मुर्गी पालकों को ये बहुत पसंद है। साथ ही लंबी टांगे व पंख मजबूत होने के कारण शत्रुओं से बचाव करने में सहायक है। प्रतापधन मुर्गी के अंडों का रंग देशी अंडों जैसे हल्का भूरा है तथा मुर्गियों में अंडे सेने की क्षमता भी ज्यादा है। प्रतापधन नस्ल की वृद्धि दर भी अन्य नस्लों की अपेक्षा अधिक है। अगर किसान भाई इसको बैकयार्ड पोल्ट्री के रूप में अगर काम में लेते हैं तो इसके लिए मिनिमम दिन में अगर आप ये फील्ड में इजीली ये घूम सकते हैं, फील्ड में भी रह सकते हैं। नाइट के लिए इसको 1 by 1 का आपको शेल्टर बनाना पड़ेगा, जिसको आम भाषा में दबड़ा बोलते हैं, इसको रुकने के लिए। तो वो एक अपन इसको बना सकते हैं एक मुर्गी के लिए। अगर अपने पास ज़्यादा मुर्गी हैं तो उसी हिसाब से उस एरिया को अपन बढ़ा सकते हैं। इनका आवास जमीन से थोड़ा ऊपर और छायादार जगह पर होना चाहिए एवं स्वच्छ हवा के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। आवास की लंबाई पूर्व से पश्चिम होने से मुर्गियों को सीधी धूप से बचाया जा सकता है। इस आवास में गेहूं या चावल की सूखी बिछावन हमेशा बिछी होनी चाहिए। जो हमने ये डे ओल्ड लिए थे, इसकी कॉस्ट आई थी डे ओल्ड की 35 रुपये पर बर्ड। 35 रुपये के हिसाब से हमारे को डे ओल्ड बर्ड्स वहाँ से परचेज किए थे। जो चिक्स हैं उनका फीड कंजप्शन, जो ये दाना, ये जो इसको दाना देते हैं, वो एवरेज ये 30 ग्राम से लेकर 35 ग्राम तक पर डे इनका कंजप्शन आता है।
और इसका फीड कंजप्शन 35 ग्राम पर डे आता है। तो 35 ग्राम पर डे के हिसाब से 300 दिन में अगर इसको अपन लें तो ये 9 किलो के आसपास इसका फीड कंजप्शन आता है। एवरेज फीड कंजप्शन अगर देखा जाए तो इसकी रेट आती है 200 रुपये के आसपास। घर के आसपास जाकर किचन के अवशिष्ट, कीड़े मकोड़े, बीज, खरपतवार आदि खाकर अपना पोषण कर लेते हैं, लेकिन अधिक उत्पादन के लिए इन्हें कुछ अतिरिक्त आहार की आवश्यकता होती है। इसलिए इन चूजों को मक्का, गेहूं, जौ, चावल व 3 से 4 ग्राम मार्बल के छोटे छोटे टुकड़े भी दिए जाने चाहिए, जिससे चूजों में कैल्शियम की कमी न हो सके। 200 रुपये अगर फीड खिलाते हैं इसको, इसके बाद में इसका एग जो अंडा आता है, अंडे को अगर अपन मार्केट में बेचते हैं तो देसी का अंडा इनकम आ सकती है इसकी। तो एग की आ गई, और अगर मेल को अगर अपन निकालते हैं तो इसके एग की जो मेल है इसके 2.5 किलो के आसपास इसका जो वेट आ गया। अगर इस वेट को इसको देखा जाए तो ये मार्केट में इसकी कॉस्ट है वो अभी अगर देसी के हिसाब से अपन देखें तो 900 से लेके 1000 रुपये पर बर्ड के हिसाब से ये मार्केट में निकल सकता है। तो अगर एक बर्ड की भी देखें अपन बात करें तो 1000 रुपये का अगर आपका मेल निकलता है तो 1000 रुपये वो आ जाएंगे, प्लस एग प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो पर बर्ड से आपका एग के हिसाब से आपका प्रोडक्शन आ जाएगा। किसानों को सजेशन ये है कि अगर किसान अपनाते हैं, इसको अगर पालते हैं तो ये मोर प्रॉफिटेबल है। अगर ब्रॉयलर को देखा जाए तो ब्रॉयलर को अगर अपन पालते हैं तो ब्रॉयलर की रेट मार्केट में 200 रुपये के आसपास आपका बर्ड बिकता है, और ये ही उसी कॉस्ट के अगर इसकी जो लागत है वही लागत में ये इसका आपकी कॉस्ट है, आपको 1000 रुपये के आसपास इसकी इनकम आपको मिल जाएगी इससे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई सब्जियों की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं। तो इसी लाभ को देखते हुए अगर आप भी खरीफ में लौकी की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए अच्छी किस्मों का चयन कर वैज्ञानिक तकनीक से बुआई किस तरह से करें, इस बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ प्रवीण बर्डे। आज आपको कद्दू वर्गीय फसलों के अंतर्गत आने वाली सब्जी लौकी की खेती की कार्यमाला के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, जिससे कि आप सफल उत्पादन करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सके। किसान भाइयों, लौकी की खेती में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जो आप किस्म लगाने जा रहे हैं उसका चयन करना आपको बहुत ही उपयोगी होगा जब आप इसकी उन्नतशील किस्मों को आप लगाना चाहेंगे। इसमें कुछ उन्नतशील किस्में पूसा समर लौंग, पंजाब लौंग, पूसा नवीन, पंजाब कोमल, कोयम्बटूर, आज़ाद नूतन, ये किस्में कुछ अच्छी किस्में हैं जिससे आप अपने खेती में लगा के अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए खेत तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखें कि खेत समतल हो और जल निकास अच्छा हो। प्रथम वर्षा के साथ 2 जुताई कर पाटा लगवाकर खेत तैयारी करें। खेत तैयार करते समय ध्यान रखें कि खरपतवार नष्ट हो जाएं। किसान भाई, इसके बाद में आता है खाद उर्वरक। इसमें गोबर खाद 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। रासायनिक खाद का उपयोग करना चाहते हैं वो नाइट्रोजन 80 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम तथा पोटास 40 किलोग्राम की दर से इसको प्रयोग कर सकते हैं। खाद उर्वरक देने का सही तरीका है कि आप जो फास्फोरस तथा पोटास है इसको पूरी मात्रा में बुआई के पूर्व भूमि में ला दे, और जो नाइट्रोजन की मात्रा है इसको 2 से 3 भागों में बांट के इसमें खेती में फसल में दे। किसान भाई, इसके बाद में आता है बीज। इसमें 4 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीज लगाने के लिए आपको सर्वप्रथम इसका उपचार करना बहुत आवश्यक है। इसमें बुआई से पूर्व प्रति किलोग्राम बीज को 2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 10 लीटर पानी की दर से घोलकर 3 घंटे बीज भिगोकर उपचारित करें। जल गलन रोग नियंत्रण हेतु 2 ग्राम कार्बेंडाइजिम द्वारा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। इसके उपरांत बीजों को छाया में सुखाकर
तुरंत बुआई के लिए प्रयोग में लावें और वर्षा के साथ बुआई करें। देरी से वर्षा होने पर अगस्त के प्रथम सप्ताह तक बुआई की जा सकती है। बुआई के तरीके में आप इसे भी आप दो विधियों से लगा सकते हैं। एक तो सीधे डायरेक्ट सोइंग करके खेत में, और दूसरा रोपण द्वारा। रोपण द्वारा आपको थैलियों में बीज बो के तैयार कर सकते हैं, या तो पोट्रे आता है जिसमें कि आप कोकोपीट वगैरह भर के और उसमें बीज लगा के आप पोट्रे में भी इसका पौध तैयार कर सकते हैं। बुआई के 3 सप्ताह बाद वर्षा न हो तो सिंचाई करें। इसके पश्चात पुनः 20 दिन बाद तक वर्षा न हो तो एक सिंचाई और करें। पहली निराई गुड़ाई पौधों के अच्छी तरह जम जाने के बाद 1 माह में ही कर देवें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं फसल में लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में, जिसमें मोइला, हरा तेला व सफेद मक्खी इत्यादि रस चूषक कीटों का प्रकोप होता है। ये उड़ने वाली कीट फसलों से रस चूस कर पौधों को कमजोर कर देते हैं तथा पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है। इनके नियंत्रण हेतु फसलों पर इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों, जुलाई माह में किसान लाख के कीटों को अर्जुन, बेर और पलास आदि के वृक्षों पर चढ़ाते हैं, जिनमें कुछ सावधानियां रखने की जरूरत होती है। तभी आप लाख का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ पी पटमांझी। अभी सारे भारत में इसी महीना में जून जुलाई में कुसमी एवं रंगीनी ला का बीज तैयार हो गया। तो कुसमी और रंगीनी ला का बीज एक तरफ से कटाई हो रहा है और एक तरफ से लगा जा रहा है। अभी जो ला का बिहन काटेंगे, यानी अभी कुसमी ला का बिहन एवं रंगीनी ला का बिहन दोनों का मिलेगा। तो ये ला का बिहन काटने से पहले हमको ध्यान देना चाहिए, शिशु कीड़ा निकालने से 1 हफ्ता पहले काटना चाहिए। नहीं तो शिशु कीड़ा निकालने के बाद काटेंगे तो लगाते लगाते हमारा कीड़ा सब निकाल के बर्बाद हो जाएगी। बीज बन गया बोल के कैसे हम पता करेंगे? अभी जो रंगीनी ला काट रहा है ये अक्टूबर नवंबर में लगा हुआ था, अभी लगा के 8 महीना होने के लिए जा रहा है। इसलिए रंगीनी ला का 8 महीना वाला फसल, बैसाखी फसल हम काट रहा है। ये फसल लगा के 7 महीना 15 दिन के बाद पेड़ में उसका लक्षण देखना चाहिए। 3 प्रकार लक्षण वहाँ मिलेगा कि ला में शुरू में जो सफेद सफेद वाला वो कम हो जाएगी, उसके बाद वो ला का पपड़ी के ऊपर पिल्ला दबा आएगी, उसके बाद दरार आएगा, कीड़ा का पपड़ी के ऊपर फटने लगेगी, तो हमको बीज तैयार हो गया बोल के जानकारी होना चाहिए। इसलिए ये लक्षण देखने के बाद हम तुरंत काटेंगे। फसल काटने का टाइम थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो पेड़ से नीचे घिराना का टाइम पत्ता के साथ वो डाली को घिराएंगे, क्योंकि ऊपर से पत्ता हटा के बीज अगर गिराएंगे तो पपड़ी अलग हो जाएगा, बिहन लाग बर्बाद हो जाएगी। इसलिए पत्ता के साथ घिराएंगे। नीचे घिराने के बाद पत्ता हटा के कीड़ा निकालने से पहले उसको 100 ग्राम का बंडल बनाएंगे, एक भित्ता का लंबा करके टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, उसके बाद रस्सी से उसको बंडल बांध के पेड़ में चढ़ाएंगे। पारंपरिक विधि से लाख खेती करने पर उत्पादन की अनिश्चितता बनी रहती है तथा उत्पादित बीज की लाख गुणवत्ता पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। पलास और बेर पर अक्टूबर नवंबर में लगाई गई रंगनी लाख में प्रजनन क्रिया समाप्त होने के पश्चात लाख मोटी होने लगती है और मौसम के तापमान में गिरावट के कारण तथा कभी कभी बादल और हल्की बारिश के कारण पेड़ों पर लगी लाख की फसल भी प्रभावित होती है एवं अनुकूल मौसम के कारण शत्रु कीटों की जनसंख्या भी बढ़ती है। कुसमीला होगा तो अभी इसी सीजन में बेर में लगाना चाहिए। रंगीनी ला अभी जो काट रहा है, ये रंगीनी ला को जरूर हम पलास में लगाएंगे। पलास में जो फरवरी में काटा हुआ पौधा अभी नरम नरम टहनी है, उसी पलास में हम ये रंगीनी ला अभी लगाएंगे। अभी ये बारिश का समय में हम
बिहोन लाख में जो शत्रु कीड़ा है उसको मारने के लिए जाली जो लगाता है, जाली नहीं लगाएंगे बारिश में, इसलिए बीज लाख का उपचार जरूर कीजिए। बिहोन लाख का एक एक बीता का टुकड़ा काट के एक पानी में जो फफूंदनाशक दवाई कार्बेंडाजिम 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, उसके साथ फिप्रोनिल 1.5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिला के घोल बना करके उसमें बिहोन लाख का उपचार करना चाहिए। बिहोन लाख उसी पानी में डुबा के 10 से 15 मिनट रखिए, उसके बाद उसको निकाल के बंडल बांध के पेड़ में चढ़ाइए। तो बिहोन के ऊपर जितना शत्रु कीड़ा का अंडा है, पिल्लू है, लार्वे, वो मर जाएगी और फफूंद भी मर जाएगी, तो आने वाली फसल अच्छा मिलेगी। ये बारिश का समय में घना पत्ता पौधा में उंदर मत लगाइएगा, खुला जगह में लगाना चाहिए, जहाँ की हवा आएगा, खुला जगह में होएगा, फफूंद नहीं लगेगा, कीड़ा आराम से निकाल के बैठेगा। ऐसा खुला जगह में बाहर तरफ से बिहोन बांधना चाहिए। ये बारिश का समय है, इसलिए ज्यादा शत्रु कीट और ज्यादा फफूंद भी आएगा, इसलिए हम फफूंदनाशक कीटनाशक दे के फफूंद और शत्रु कीट को मारेंगे तो अच्छा फसल होगा। तो फफूंदनाशक के लिए रंगीनी लाह होगा तो फिप्रोनिल देना चाहिए 1 लीटर पानी में 1.5 ml, उसके साथ फफूंदनाशक कार्बेंडाजिम या बाविस्टन 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करना चाहिए। कुस्मी लाह होगा तो बम्बर नामक दवाई 1 लीटर पानी में 2 ml देंगे, उसके साथ फफूंदनाशक कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दे के घोल बना करके बढ़िया करके छिड़काव करेंगे। लाख जिस दिन लगाएंगे उससे 25 से 28 दिन में पहला छिड़काव, 37 से 40 दिन में दूसरा छिड़काव, 60 से 65 में तीसरा छिड़काव, 90 से 95 दिन में चौथा छिड़काव करेंगे। किसान भाइयों, इन दवाओं का प्रयोग करने से पूर्व आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे दवा को हमेशा उन्हीं स्थानों पर डालें जहां की लाख की कीट हो। इसके अलावा दवा छिड़काव फुहार के रूप में करें। एकदम से तेज प्रेशर वाले नोजल का प्रयोग ना करें, नहीं तो दवा लाख कीट के खोल को तोड़कर उसके संपर्क में आ जाएगी और शत्रु कीट के साथ साथ लाख कीट भी मर जाएगा। ये छोटा ध्यान जरूर दीजिए, तो दूसरा खेती का तुलना में लाख से अच्छा आमदनी होगा, अच्छा फसल मिलेगा और अच्छा कमाई भी हो जाएगी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि सिंचित मूंगफली की फसल जिन क्षेत्रों में 1 माह के करीब हो गई है, वहां निराई गुड़ाई कर खरपतवार निकाल देवे। बुआई के 1 माह बाद झुमका किस्म के पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाए। जमीन में मूंगफली की सुइयां बनना शुरू होने के बाद निराई गुड़ाई बिल्कुल न करें। जिन कृषकों ने खरीफ की फसलों जैसे बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ, चवला, ग्वार इत्यादि की बुआई अभी तक नहीं की, वे इनकी बुआई शीघ्र कर लेवे। भिंडी में फल छेदक के नियंत्रण हेतु प्रथम छिड़काव बुआई के 20 दिन बाद इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 100 मिलीलीटर 15 दिन के अंतराल पर करें। फलदार पौधे लगाने का समय है। पहले से तैयार गड्ढों में पौधों के अनुसार निश्चित सिफारिश की दूरी पर अच्छी किस्म के पौधे लगा देवे। 50 से 100 ग्राम क्यूनोलफॉन्स 1.5% चूर्ण प्रति गड्ढे के हिसाब से रोपाई से पूर्व मिला देवे। पशुओं में अंतः एवं बाह्य परजीवियों के प्रकोप की संभावना है। अंतः परजीवियों के नियंत्रण के लिए एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल इत्यादि की खुराक पशु चिकित्सक की सलाह से देवे। बाह्य परजीवियों जैसे मक्खी, मच्छर, चीचीड़ इत्यादि के नियंत्रण के लिए ब्यूटॉक्स दवा का छिड़काव करें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रामपुरा, जिला पाली के कृषक चैत्रनाथ ने। आप भेड़ों के संतुलित आहार प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो चैत्रनाथ जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अक्सर देखा गया है कि जो खिलाने की जो खेलियाँ होती है वो अक्सर किसानों के पास अच्छी तरीके से वैज्ञानिक तौर पे बनी हुई नहीं होती है। थोड़ा इसमें लागत तो लगती है क्योंकि इसमें बनाया जाता है डिज़ाइन से, तो लगभग ये देखा गया है कि इसकी जो डिज़ाइन है इसमें 2000 रुपये तक खर्च होते हैं और अगर घर में साधन हो तो और भी कम हो सकते हैं। इसके अंदर लगभग 4 इधर की तरफ और 4 उधर की दोनों तरफ मिलके 8 पशु इसमें आराम से भेड़ बकरी 8 से 10 भेड़ बकरी आराम से चढ़ सकते हैं। इसका साइज़ है लगभग 4 फीट तो इसकी लंबाई है और 1.25 फीट इसकी चौड़ाई है और इसकी जो ऊंचाई है जिसमें चारा रखा हुआ है वो करीब करीब 1 फीट है और इसकी जो गहराई है वो 6 इंच की जैसी है। इसके जो डायमेंशंस हैं बिल्कुल भेड़ और बकरी के शरीर के रचना के हिसाब से बनाए गए हैं। भेड़ों की अच्छी बढ़वार के लिए संतुलित आहार देना चाहिए, जैसे किसान अपने स्तर पर दाना या बाट बनाकर भेड़ों को खिलाएं तो आहार पर खर्च कम आएगा। 100 किलोग्राम दाना या बाट बनाने की विधि जो इस प्रकार से है: मूंगफली की खली 15 किलोग्राम, गेहूं धान की भूसी 25 किलोग्राम, जौ ग्वार मक्का बाजरा अनाज 57 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम, लवण 1 किलोग्राम को अच्छी तरह से मिलाकर तैयार करते हैं। अब बात करते हैं भेड़ों को कौन सा आहार कब और कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए। तो इसके लिए सूखी भेड़ को प्रतिदिन प्रति पशु सूखा चारा 1 किलोग्राम, हरा चारा 1 किलोग्राम, दाना बाट 200 ग्राम, खनिज मिश्रण 10 ग्राम, नमक 10 ग्राम खिलाना चाहिए। तो इस प्रकार से इनके जो व्यवहार होता है उसके मुताबिक ये खेली बनाई गई है और इस खेली के अंदर एक तो वेस्टेज बहुत कम होता है, खराब चारा कम होता है और मलमूत्र भी नहीं आ पाता है। इसकी वजह से पूरा का पूरा चारा पशुओं के काम में आता है और किसानों को और हमारे जो श्रमिक भाई हैं इनको इसमें सफाई करने के लिए मेहनत भी कम लगती है। तो इस प्रकार की खेली बनाने से किसानों को लाभ होगा और पशु साफ सुथरा चारा खाएगा, बीमार भी कम पड़ेगा और भरपूर उपयोग कर पाएगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। भेड़ की चोखला नस्ल पालकर किसान कमाए अच्छी आय। मूंग की उन्नतशील किस्में और वैज्ञानिक तकनीक से बुआई। किसान भाइयों,
अन्नदाता आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर है। कृषि संबंधी समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, News 18, राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annidatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।